बिहार की जो दुर्गति हुई है उसके लिए पूरी तरह बिहारी लोग ही जिम्मेदार हैं। मुख्य संदिग्ध जो है नीट छात्रा कांड में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है, जिसकी धूमधाम से राजनीति में एंट्री होने वाली है। बिहार की मिट्टी देखिए इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता तो पूरे भारतवर्ष को फलाहार करा सकता था। आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब बिहार की धरती उसका बोझ नहीं सहन कर पा रही है। पलायन की मुख्य वजह यही है। एक ये भी है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा अतीत जीवी हो गए। ठीक है, अतीत अपनी जगह पर है, लेकिन आपको वर्तमान और भविष्य भी तो सोचना होगा। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। पढ़े लिखे मुसलमानों को मैंने देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। किसी युवती की उत्पीड़न के बाद हत्या और उस हत्या मसले पर बहुत सारी संदिग्ध बातें, पुलिस की, एसआईटी की, और उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो जाने के बाद पुलिस एक्टिव होकर के अमिताभ दास के यहाँ क्यों पहुंच गई? अमिताभ दास पहले से चार्ज लगा रहे थे और वो कहने लगे कि हमारे पास एविडेंस है। चार्ज ये लगा रहे थे कि उस लड़की के साथ मृत्यु के पहले संबंध बनाने के प्रमाण हैं और उस पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पुत्र की तरफ उंगली उठाई थी। तो पुलिस का एंगल ये है कि इससे ये जो पॉस्को का मामला है, नाबालिग लड़की का मामला है, उसके जांच में बाधा पड़ी और पुलिस ने कुछ दफा का उल्लेख करके वारंट लेकर के उनके घर में सर्च करने और उनको डिटेन करने के इरादे से पहुंच गई। और इस बात का आज चौथा दिन हो गया है। तो पुलिस अमिताभ दास के यहाँ क्यों पहुंच गई? और पहुंच गई तो उसने उनको डिटेन किया और फिर ले जाकर के हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत खराब थी तो भर्ती कर दिया, कस्टडी में लिए बगैर वे अपनी तरफ से हॉस्पिटल में थे और दस्तखत वगैरह पुलिस करा लेती है। उसका मतलब है कि उनके निजी मुचलके पर, पर्सनल बॉन्ड पर उनको छोड़ दिया जाएगा। सब कुछ अस्पष्ट रहा। अमिताभ दास ये मानते हैं कि उनको छोड़ दिया गया और थाना से जो नोटिस आया उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि ने उसका जवाब दिया, उनको थाना भी जाना नहीं पड़ेगा। अमिताभ दास ऐसा मानते हैं। लेकिन यह इतनी सीधी सी बात तो हो नहीं गई कि पुलिस ने जाकर के किसी को डिस्टर्ब किया। बात सीधी इसलिए नहीं हुई कि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ। अमिताभ दास कह रहे हैं कि जो प्रमाण मैंने फ्रिज के अंदर रखा था और अन्य जगह पर छुपा करके उसको पुलिस ने खोजने के लिए मशक्कत की। अमिताभ दास के यहाँ जब गए तो सारे फोन और टैबलेट सीज कर लिए, कई कागजात सीज कर लिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया की ऑथेंटिसिटी अमिताभ दास को समझ में नहीं आई और वो नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ एक बात और हुई कि उनके यहाँ काम करने वाली एक जो महिला है, उस महिला का भी फोन पुलिस लेना चाहती थी, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि ये तो मेरा फोन है, मैं काम करती हूँ। तो इस तरह पुलिस का ये आचरण संदिग्ध हुआ और इससे अमिताभ दास तो स्पष्ट जान रहे हैं कि किस तरह के एविडेंस को पुलिस ने मिटाया, लेकिन एविडेंस को मिटाया और क्या मिटाया या क्या किया, इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसके साथ साथ एक बात और है, विमर्श न्यूज का कैमरा उन तक पहुंचा, उन्होंने विस्तार से बातचीत की और उसकी एडिटिंग करके उनके सभी प्रमुख बातों को बिना किल किए हुए, बिना ही प्रभावहीन बनाए हुए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। धैर्य के साथ आपको रहना है विमर्श न्यूज पर। जी, अभी जो आप बात कह रहे हैं वो नीट छात्राकांड के संदर्भ में है। और नीट छात्राकांड आप जानते हैं 6 जनवरी को उजागर हुआ और तब से पूरे बिहार को इसने आंदोलित कर रखा है कि पटना के एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी थी जो नीट इम्तहान की तैयारी कर रही थी, उसका रेप और मर्डर हो गया। और उस मामले की शुरू से ही पुलिस ने लिपापोती की कोशिश की, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने भी कुछ ठोस नतीजा नहीं निकाला। अंत में इसको सीबीआई को जांच देनी पड़ी और सीबीआई ने अब इसमें नया केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है।
अब देखिए 14 करोड़ बिहारियों के लिए एक तरह से बड़े शर्म की बात है कि 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने इस कांड पर खुलकर बोला, है ना। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन नीट कांड पर मुझे लगता है बिहार में दो लोगों ने ही मजबूती से लड़ाई लड़ी है। एक तो राजनेता जो हैं पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, और दूसरा मैं। अब देखिए इसके बारे में बताता हूँ कि मेरे सूत्र शुरू से ही बताते रहे हैं कि इसमें मुख्य संदिग्ध जो है नीट छात्रा कांड में, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है, जिसकी धूमधाम से राजनीति में एंट्री होने वाली है अगले महीने यानी मार्च 26 में। और लगातार मैं इस मामले में लगा हुआ था और बहुत सारे सबूत मैंने जुटाए थे, जो कागजी सबूत थे, दस्तावेज वाले सबूत थे, सीडी वाले थे, मतलब जिनको डिजिटल सबूत कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत कहा जाता है आजकल की भाषा में। उसके बाद देखिए मैंने सोचा था कि सीबीआई डायरेक्टर से मैं निजी तौर पर मिलूंगा दिल्ली जाकर और वो सबूत पेश करूंगा, लेकिन परसों यानी 13 फरवरी को अचानक शाम 5-6 बजे के आसपास, मैं इस छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, 2 कमरों का है, इसमें कई थानों की पुलिस पहुंच गई, जिधर देखो उधर पुलिस, और वो पुलिस लगातार मेरे घर की तलाशी लेने लगी और अजीबोगरीब एक स्थिति बना दी गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इन लोगों ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, मेरा लैपटॉप, ये जो है इसको आईपैड कहते हैं, टैबलेट भी कहते हैं कुछ लोग, उन्होंने जब्त कर लिया। और उसके बाद जैसे मुझे लगा कि किसी ने मुझे कोई सुई चुभा दी हो, और उस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। मुझे लगा कि कुछ मुझे धुंधला दिखाई देने लगा है, चक्कर आने लगा है, सीने में मुझे लगा कि कुछ असहज हो रहा हूँ। तो मैंने उन लोग से कहा कि मुझे तुरंत मतलब डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरी तबीयत बिगड़ती जाए। उन्होंने कहा कि तब नहीं, अभी आपको डॉक्टर के पास हम लोग नहीं ले जा सकते। तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, सरकारी कर्मचारी ही था। मैंने कहा कि ठीक है, तब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, ये मेरा मृत्यु पूर्व बयान होगा, डाइंग डिक्लेरेशन, मौत के पहले मैंने क्या कहा। उसके बाद फिर वो लोग ले गए मुझे तुरंत, रिबन अस्पताल बगल में ही है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे जांचा और कहा कि बहुत गंभीर हालत है इनकी, इनको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। और यूएन में मुझे आईसीयू में भर्ती कराया गया, कमरा नंबर 12 में। एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे हैं, बहुत यंग डॉक्टर हैं, उन्होंने रात भर मेरी मतलब आप कह सकते हैं देखभाल की, इलाज किया, और सुबह सुबह जाते हुए मैं कुछ बेहतर हुआ। अभी भी मुझे कहा गया है ज़्यादा मतलब आराम करने, मेरा ईसीजी वगैरह ठीक रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन इस रेड के बाद जो सबसे खराब बात हुई वो ये हुई कि निशांत कुमार के खिलाफ जो मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारे दस्तावेज इकट्ठा किए थे, वो सब पुलिस ले गई। और लगता है कहीं से पुलिस को पहले से सूचना थी, क्योंकि मैंने दस्तावेजों को अपने फ्रिज में छिपाया हुआ था, रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज से भी लोग निकाल के ले गए। मेरा छोटा सा शू बॉक्स है जिसे मैं अपने जूते वगैरह रखता हूँ, वहाँ भी कुछ छिपा के मैंने रखा था, वहाँ से भी लोग ले गए। और देखिए क्या क्रोनोलॉजी है। मैं सीबीआई डायरेक्टर से मिलने के लिए आजकल मैं जाने वाला था, और उसके पहले ठीक पहले रेड करके सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि निशांत कुमार पिछले 1 महीने से बिहार से बाहर भागा हुआ था, वृंदावन में छुपा हुआ था, चीफ मिनिस्टर का बेटा। और जहां उसको ये खबर दी गई कि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, आपका रास्ता साफ है, वो तुरंत बिहार लौट जाता है। अभी कल या परसों उसने गया में जो विष्णुपद मंदिर है उसमें जाके पूजा अर्चना की। तो ये क्या खेल चल रहा है बिहार में। एक तो इतना बड़ा कांड होता है, उस पर देखिए विपक्ष की भी कोई मुझे भूमिका नज़र नहीं आती। तेजस्वी यादव तो मौनी अमावस्या ही मना रहे हैं, मौन हो गए हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसे आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। 2 शख्स लड़ रहे हैं इस लड़ाई में, पप्पू यादव और मैं। पप्पू यादव को भी आलतू फालतू पुराने सड़े गले केसों में जेल भेज दिया गया, रिमांड पर लिया गया, उनको भी परेशान किया गया। फिर मेरे घर पर रेड करके बहुत सारे सबूत जो मैंने जुटाए थे वो नष्ट कर दिए गए। अब ये क्या स्थिति है। इसके बावजूद मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा सीबीआई से कि कम से कम मेरा बयान दर्ज किया जाए, कम से कम मेरा बयान जो है वो केस डायरी का हिस्सा बने। मैं ये चाहता हूँ जी। मैंने कहा था क्योंकि उसमें पुलिस वाले थे, मजिस्ट्रेट थे, छापेमारी हो रही थी, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि अचानक कुछ अनहोनी हो जाए और मैं अपनी बात कर भी नहीं सकूँ। ऐसा नहीं कि हर मंच पर मैं मृत्यु पूर्व बयान ही देता हूँ। ऐसे तो देखा जाए दार्शनिक स्थिति से तो आदमी का हर बयान मृत्यु पूर्व बयान ही रहता है, क्योंकि हर आदमी को एक दिन जाना है। लेकिन ये बात आपने सही की, परिवार की पप्पू यादव से मेरी तुलना तो सही है, नहीं की जा सकती। पप्पू यादव का जो आपने जिक्र किया वो लोग समझ गए होंगे, दर्शक की अजीत सरकार हत्याकांड के मतलब प्रसंग में आपने किया, जिसमें पप्पू यादव को 8 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था।
अजीत सरकार एक बहुत पॉपुलर विधायक हुआ करते थे सीपीएम के पूर्णिया से, और उनकी हत्या में बहुत नाम उछला था। तो ठीक है, उनसे तो मेरी तुलना की भी नहीं जानी चाहिए। मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे और पप्पू यादव को लोग एक ही कैटेगरी में रखें। मैं तो खुद को एक सिविल सोसाइटी के मतलब जिम्मेदार सदस्य के रूप में देखता हूँ, और मुझे इस बात की बहुत शिकायत है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद हिंदुस्तान में ऐसे हालात बन गए हैं कि एक चुप्पी वाला माहौल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ द साइलेंस, है ना। मतलब खामोशी की साजिश। खामोशी की साजिश का ये मतलब होता है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस का मतलब कि हर आदमी को पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं। तो ये जो खामोशी की साजिश होती है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना। मान लीजिए उदाहरण मैं देता हूँ, सबको पता है इस देश में या दुनिया में कि मोदी जी ने क्या किया, एप्स्टीन के टापू पर क्या नहीं किया, लेकिन इस बात को बोलने के लिए कम से कम कानाफूसी में भले लोग बात कर लें, दबी जबान में ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए बड़े बड़े शुरमा लोग तैयार नहीं है। वही मतलब बिहार के संदर्भ में ये कहें, नीट कांड में ऐसे बड़े बड़े लोगों को मालूम है कि लोग रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े हैं, इनको बचाया जा रहा है और खुल्ला बचाया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं हमेशा इस खामोशी की साजिश को तोड़ना चाहता हूँ कि ठीक है, कम से कम वो बात जो ये मैं महसूस करता हूँ वो बात रिकॉर्ड पर आ जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, नवंबर 2020 की बात है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया था, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। मैंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जलाकर मार डाला, ये एक हत्यारा है, इसको मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। उस पर भी बहुत हंगामा हुआ। मेवालाल चौधरी ने मुझे लीगल नोटिस भिजवाया अपने वकील से और कहा कि मैं आप पर 50 करोड़ का मानहानि केस करूंगा। मैंने भी जवाब दिया वकील के माध्यम से कि आप आज के आज केस कर दें, और मैंने सारे सबूत बता दिए कि आपने कैसे नीता चौधरी को मारा और कैसे वो केस की लीपापोती हुई। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर वो इतना बड़ा एक आंदोलन जैसा बन गया कि शिक्षा मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करने के 1.5-2 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि देखिए मैंने क्या तीर मार लिया, मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्थितियाँ हैं पूरे बिहार में, या बिहार में क्या कहें पूरे हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी चीज़ें घट जाती है, कोई बोलने वाला नहीं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर रिहा कर दिया था, समय से पहले रिहा कर दिया था, है ना। और वो जब बाहर निकले तो बाकायदा उनकी आरती उतारी गई और कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी। ये शब्द हमें पहली बार सुनने को मिला कि बलात्कारी भी हैं और संस्कारी भी हैं। और किसी ने हिम्मत, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था मीडिया में और इसमें सिविल सोसाइटी में, यहाँ तक कि विपक्षी दलों में, और अंत में जाके खुद बिल्किस बानो ने हिम्मत की और वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सबकी रिहाई फिर रद्द हुई। तो अभी एक देश में वही खामोशी की साजिश चल रही है और मैं उसी साजिश को तोड़ना चाहता हूँ जी। नहीं, अपराध तो बिहार में है ही। बिहार में देखिए, हम लोग मतलब बचपन से सुनते आए हैं कि बिहार में बंदूक और संदूक की राजनीति होती है। बंदूक का मतलब हो गया बाहुबल, संदूक का मतलब हो गया धनबल। जो भी व्यक्ति बंदूक और संदूक के लिहाज से मजबूत होता है वो चुनाव जीतता है, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और वो चली आ रही है। तो बिहार में लोग कहते हैं कि नेताओं को राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बिहार में अपराधियों को, नेताओं को नहीं, अपराधियों को जनता का संरक्षण मिला हुआ है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को मैंने देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह यहाँ अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता है, उसके बाद मुझे बहुत मतलब ज़्यादा उम्मीद में नहीं रखता भविष्य से। पूरा एक जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है, और जब सिस्टम ध्वस्त हो जाता है तो वैसे में कोई चमत्कार ही उस सिस्टम को ठीक कर सकता है। मैं अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहा हूँ और हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि बिहार को इन अपराधियों से कोई मुक्ति मिलने वाली। नहीं, सही कहा आपने, ठीक है, यदि लड़कियों का सशक्तिकरण हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है। जो माओ थे, चीन के नेता, कहते थे कि महिलाओं ने आधा आसमान उठा रखा है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो आधी आबादी है, वो तो किसी भी देश की तरक्की के लिए चाहिए। और यदि बिहार की लड़कियां मजबूत हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, साइकिल पर बैठ के स्कूल जा रही हैं, अपनी कुछ पहचान बना रही हैं, मुकाम बना रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं खुश भी होता था जब मैं देखता था कि पटना में, राजधानी में छोटे छोटे गाँवों और कस्बों से लड़कियाँ आती हैं और संघर्ष करती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में रह के कमरे लेकर और ये करके, और कामयाबी भी हासिल करती हैं। लेकिन अभी जो घटना हुई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जिसने पूरे बिहार को हिला के रखा है,
उसके बाद से मतलब स्थितियाँ बदली हैं। अभी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को लोग देने में मतलब आनाकानी कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो बहुत स्वाभाविक भी है। एक मैसेज चला गया है कि पटना में जाके लड़कियों के साथ कुछ गलत हो सकता है। बहुत माता पिता लड़कियों को हटाने लगे हैं। तो इसमें यदि गुनाहगारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये तो मैं एक भविष्य के लिए बहुत अशुभ संकेत देख रहा हूँ। यदि पटना के गर्ल्स हॉस्टल खाली होने लगे और फिर लड़कियाँ जो कहते हैं चूल्हा चादर चार दीवारी उसी में कैद हो जाए, तो वो तो एक बहुत अशुभ संकेत होगा जी। विमर्श न्यूज इस मसले पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने या पता लगाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस मसले पर नागरिक समाज को बराबर जागरूक रहना है। इस मैसेज के साथ विमर्श न्यूज अपनी जागरूकता व्यक्त करता है अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, विश्लेषणों के माध्यम से। और मैं यहाँ कहने आया हूं कि इस मामले में समाज की अगर संवेदनशीलता, समाज का जुझारूपन अगर कमजोर पड़ जाएगा तो फिर एक स्थिति बनेगी जिसमें से महिलाएं एक तरफ आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ उनको वापस लौटना पड़ेगा। तो आप पूरे विस्तार के साथ सुनिए अमिताभ दास को, और अमिताभ दास के इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से हम लोग प्रस्तुत कर पाए। उसमें से कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह भी आप पूछिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंडल्स पर, बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। इधर सीबीआई ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन जब इंक्वायरी कर रही थी तो हमारा फिर से जोर इसी बात पर है कि तब पुलिस इस बीच में क्यों घुस करके काम करने लगी। धन्यवाद। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं तो खुद बिहार का रहने वाला हूँ, यहीं पला बढ़ा, यहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की, पूरी नौकरी मैंने यहीं की, अभी भी यहीं बिहार में ही काम करता हूँ। मेरा एक छोटा मोटा संगठन भी है, बिहार विप्लवी परिषद। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए एक मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिहार की यदि दुर्गति हुई है, दुर्गति तो हुई है कि आज भी हिंदुस्तान का सबसे मतलब गरीब राज्य है, मतलब प्रति व्यक्ति आय यहाँ की न्यूनतम है इंडिया में। तो बिहार की जो दुर्गति हुई है उसके लिए पूरी तरह बिहारी लोग ही जिम्मेदार हैं। ये कोई जो एक होता है कि केंद्र का सौतेला व्यवहार और ये और वो और नेहरू जी की गलतियाँ फला चिला, ये सब वो मैं बकवास मानता हूँ। बिहार की जो दुर्गति है, देखिए बिहार के लोग विशेष दर्जा का मांग करते हैं जो अब तक नहीं मिला है, लेकिन बिहार को मेरी समझ में तो प्रकृति ने ही विशेष दर्जा दिया। बिहार की मिट्टी देखिए इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता तो पूरे भारतवर्ष को फलाहार करा सकता था। बिहार चाहता तो पूरे भारतवर्ष को दरभंगा के आम खिला सकता था, मुजफ्फरपुर की लीची खिला सकता था, हाजीपुर के केले खिला सकता था। लेकिन बिहार में क्या हुआ, सबसे बड़ी जो समस्या है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। अभी देखिए बिहार की आबादी 14 करोड़ हो गई है, 14 करोड़। दुनिया में मुझे लगता है 4-5 ऐसे देश होंगे, प्रदेशों की मैं बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ, जिनकी आबादी बिहार से ज़्यादा होगी। तो कहने के लिए बिहार प्रदेश है, लेकिन बिहार की आबादी दुनिया के ज़्यादातर देशों से ज़्यादा है। और वो आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बिहार की धरती उसका बोझ नहीं सहन कर पा रही है। पलायन की मुख्य वजह यही है ना। नहीं तो जिस राज्य की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो उस राज्य से इतना पलायन नहीं हो सकता था आज। लेकिन कोई बिहारी पंजाब जाकर मजदूरी कर रहा है, कोई हावड़ा जाके कुली हो गया है, कोई बम्बई में ऑटो चला रहा है। ये क्या स्थिति है। और बिहार में सारे ज्वलंत मुद्दों पर अब बातचीत खत्म हो गई है।